हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट पोएम। द टाइटल ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बच्चों, पोएम शॉर्ट जरूर है लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है। द पोएम प्रेजेंट्स अ मूवमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज अ लार्जर सिग्निफिकेंस। एक ऐसे मूवमेंट को प्रेजेंट करती है पोएम जो दिखने में बहुत सिंपल है लेकिन उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि पोएट जो भी पोएम लिखते हैं उसमें कोई ना कोई मैसेज छिपा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि शॉर्ट पोएम के थ्रू पोएट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहले हम लाइन टू लाइन पढ़ के इसका सरफेस मीनिंग समझेंगे और उसके बाद बात करेंगे हम इसके सिग्निफिकेंस की, इसके मीनिंग, इसमें यूज्ड लिटरेरी डिवाइसेस की एंड देन इसकी राइमिंग स्कीम की। ओके, शुरू करते हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled. पोएट कहते हैं, लाइन्स से हमें पता चलता है कि पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि एक क्रो है जो हैमलक ट्री पर बैठा है और उसने वहाँ से थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो पोएट पर गिरा दी है और उस डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से उनका जो मूड है वो सडनली चेंज हो गया है, जिससे उनका जो रेस्ट ऑफ द डे है, जो बाकी बचा हुआ दिन है, वो वेस्ट होने से बच गया है। ओके, तो ये है सरफेस मीनिंग ऑफ द पोएम। Now look at these two words. First of all, look at these two words, hemlock and root, and their meaning. Hemlock means a poisonous tree and root means held in regret, means पछतावे में बिताना। Hemlock एक poisonous tree होता है, एक जहरीला पेड़ होता है जिसमें white flowers लगते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डीपर मीनिंग की। तो डीपर मीनिंग में पोएट ये, जैसा कि हमें पोएम से पता चलता है कि पोएट का जो मूड है वो बहुत ही ग्लूमी है, मेलनकलिक मूड में पोएट सैड है। तो उसी सैड मूड में पोएट एक हैमलक ट्री के पास से गुजरते हैं और वहाँ पर उस हैमलक ट्री पर एक क्रो है जो उन पर थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है। जब वो वहाँ से पास आउट होते हैं उस हैमलक ट्री के पास से, तो वो क्रो उन पर डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है। अब क्रो जो है वो डेलिबरेटली तो ऐसा करेगा नहीं या जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा कि डस्ट ऑफ स्नो उठाकर उन पर गिरा दे। तो क्रो का कोई ना कोई पर्टिकुलर एक्शन वहाँ पर है जिसके थ्रू वो डस्ट ऑफ स्नो उन पर गिर जाती है। पर्टिकुलर एक्शन यहाँ पर हमें मेंशन नहीं है, लाइक वेदर ही वॉज टेकिंग ऑफ, वेदर ही वॉज शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड और वेदर ही वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ओके, तो पर्टिकुलर एक्शन यहाँ पर मेंशन नहीं है कि क्रो के किस एक्शन से वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर आकर गिरी, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो उन पर गिरी है और उस डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से क्या हुआ है, उससे जो पोएट का मूड था, जो मेलनकलिक मूड था, सडनली वो चेंज हो जाता है और वो हैप्पी फील करने लग जाते हैं, उनके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। और जिससे क्या होता है कि जो दिन है, ऑलरेडी उन्होंने अपना जो आधा दिन तो वेस्ट कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही सैड मूड में थे और जिससे उनका पूरा आधा दिन वेस्ट हो गया था, पछतावे में उन्होंने वो दिन वेस्ट कर दिया। लेकिन जब स्नो गिरी तो स्नो के गिरने से, जो डस्ट ऑफ स्नो उन पर गिरी, उसके गिरने से उनका मूड जब चेंज हो गया तो उनका बाकी का बचा दिन, जो रेस्ट ऑफ द डे था, वो बच गया वेस्ट होने से। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या है पोएम का कि क्रो और हैमलक ट्री, ये दो ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर एज अ नेचुरल डिवाइस यूज़ की गई हैं इस पोएम के अंदर, ये दोनों ही चीज़ें बेटा इनऑस्पिशियस मानी जाती हैं, मीन्स अपवित्र मानी जाती हैं, सिंबलाइज करती हैं नेगेटिविटी को। ओके, और डस्ट ऑफ स्नो जो है वो यहाँ सिंबलाइज करती है प्योरिटी को और हैप्पीनेस को, क्योंकि इसी के डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से ही पोएट का मूड चेंज हुआ और वो सडनली हैप्पी फील करने लगते हैं। जबकि हैमलक ट्री और क्रो ही वो एजेंट है जिसके थ्रू डस्ट ऑफ स्नो उन पर गिरी है
और हेमलक ट्री वो ऑलरेडी एक इनऑस्पिशियस थिंग है जिस पर वो बैठा हुआ है। दोनों ही इनऑस्पिशियस हैं, दोनों ही नेगेटिविटी को सिंबलाइज करते हैं, लेकिन उस नेगेटिविटी के बीच में भी एक ऐसी चीज थी, डस्ट ऑफ स्नो, जिसके गिरने से उनका मूड सडनली चेंज हो जाता है और उनमें पॉजिटिविटी आ जाती है। ओके, इसका मतलब पोएट यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें नेचर की जो नेगेटिव थिंग्स होती हैं उनको भी, जिन्हें हम इनऑस्पिशियस मान लेते हैं उन्हें, और हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन छोटी छोटी चीज़ें भी वो कभी हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकती हैं। और वो चेंजेस ऐसे होते हैं कि हमें पॉजिटिविटी से फिल कर सकते हैं, हमें हैप्पीनेस दे सकते हैं और सडनली हमारी स्पिरिट्स को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो एक मैसेज तो पोएट ये देना चाहते हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर नेचर की हीलिंग पावर को डिस्क्राइब किया गया है कि नेचर की जिन चीज़ों को हम नेगेटिव मान लेते हैं, इनऑस्पिशियस मान लेते हैं, उनमें भी ऐसी पावर होती है कि वो ह्यूमन की स्पिरिट्स को अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनके मूड को चेंज कर सकते हैं, उनमें पॉजिटिविटी ला सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ को एक अलग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हो सकती हैं। ओके, सो ये तो था इसका डीपर मीनिंग और मैसेज जो पोएट हमें देना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें यूज लिटरेरी डिवाइसेस की। लिटरेरी डिवाइसेस की जो क्लास मैं आपको पहले दे चुकी हूँ बेटा, इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें भी मैंने आपको डस्ट ऑफ स्नो के डिवाइसेस के बारे में बताया था, बट आज हम फिर से एक बार देखेंगे। सबसे पहले एंजाइममेंट, जब लाइन कंटिन्यूस रहती है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो यहाँ पर पूरी पोएम में एंजाइममेंट का यूज हुआ है क्योंकि लाइन्स कंटिन्यू हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क और लास्ट में ही सिर्फ एक फुल स्टॉप है। दैट्स इट। नेक्स्ट इज shook down on me, shook down on me, ओ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है बेटा। ओ इज अ वॉवल साउंड का जब रिपीटेशन होता है तो वहां पर कौन सा डिवाइस होता है? एजोनेंस। तो यहाँ पर एजोनेंस का यूज हुआ है। देन एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम, एस हैज गिवन माई हार्ट, एच रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज एलिट्रेशन। यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट इज, बात करते हैं हम इसकी राइमिंग स्कीम की। राइमिंग स्कीम पोएम में इस तरीके से निकाली जाती है, बहुत सिंपल है राइमिंग स्कीम को आइडेंटिफाई करना, वो मैं अभी आपको यहाँ पर बताती हूँ। लाइक लुक एट द फर्स्ट, जो सबसे लास्ट वर्ड्स होते हैं ना बेटा पोएम के, वो देखे जाते हैं जिनसे रिदम बनती है। ओके, तो लुक एट द फर्स्ट वन, क्रो। सेकंड इज मी। दोनों की साउंड सिमिलर है? नहीं है। क्रो और मी दोनों की साउंड डिफरेंट है। तो जो पहला वाला वर्ड है उसे हम यहाँ पर एक नाम देंगे। इन सभी वर्ड्स को हम एक नाम देते जाते हैं। ओके, सबसे पहले वर्ड जो वर्ड है उसे हम क्या नाम दे देंगे? ए। नेक्स्ट इज मी, साउंड डिफरेंट है इसलिए इसको डिफरेंट नाम देंगे, बी। ओके, नाउ लुक एट द थर्ड वन, क्रो, मी, स्नो। क्रो एंड स्नो दोनों की साउंड सिमिलर आ रही है, तो इसको जिनकी साउंड सिमिलर होगी उससे हम नाम भी सेम देंगे। ए, तो स्नो को भी हम क्या नाम दे देंगे? ए। देन हेमलक ट्री, ट्री एंड मी दोनों की साउंड सेम है, सिमिलर साउंड, तो अगेन इसको भी हम क्या नाम देंगे? बी। A, B, A, B. Then look at the next stanza. Heart, mood, part, root. Heart has a similar sound with part and mood has a similar sound with root. अब इनमें से A, B की जो साउंड आई है, इनमें से हार्ट की साउंड ना A से मैच हो रही है और ना B यानी कि ट्री या मी से मैच हो रही है, तो इसे हम बिल्कुल डिफरेंट नाम देंगे और वो देंगे C. Then mood, mood is
अगेन डिफरेंट है और हार्ट से मैच नहीं होता है, तो इसे हम देंगे डी। और पार्ट, हार्ट एंड पार्ट, सिमिलर साउंड्स, अगेन सी। देन रूट एंड मूड, सिमिलर साउंड, तो इसे भी हम क्या नाम देंगे, डी। अब आप इस लाइन्स को, इन जो लास्ट में हमने जो अल्फाबेट्स लिखे हैं आप उन्हें पढ़िए, ए बी सी डी। So this is the rhyming scheme of the poem, that is A B C D। तो ये होती है बेटा राइमिंग स्कीम, जो इस तरीके से आइडेंटिफाई की जाती है। आप किसी भी पोयम की राइमिंग स्कीम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत इजी होता है इसे आइडेंटिफाई करना। So that's all for today. Hope you like the video and please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much.